दर्शकों को, जिन्होंने तीसरी बार मुझे अपने फेसबुक चैनल पे आमंत्रित किया। इसके पूर्व मैं अपना व्याख्यान रिसर्च मेथोडोलॉजी पे दिया था, परंतु आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है कि कोविड काल में सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होती है या क्या होनी चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्धारण के पूर्व हमें कोविड के बारे में समझना होगा, कोविड के ट्रांसमिशन के बारे में समझना होगा, कोविड के वैक्सीनेशन के बारे में समझना होगा। मैं इस माध्यम से एक सरल भाषा में आप लोगों को ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि सामाजिक रूप से मेरी आपकी क्या जिम्मेदारी हो रही है। सरकार तो अपने स्तर पे कार्य करती है, उस पे हमें कुछ नहीं बोलना। सर्वप्रथम हमें ये है कि सभी जानते हैं कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 से एक वायरल डिजीज़ फैला, जिसने पूरे विश्व को संक्रमित किया, जिसकी उत्पत्ति चाइना से हुई और जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार अभी तक 35 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं और 23 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके चलते रोज़गार छीनने के चलते या रोज़गार ख़त्म होने के चलते ग्लोबली मिडिल ग्रुप से पुअर ग्रुप में चले गए और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मध्यम वर्गीय से निम्न वर्गीय में चले गए। तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि कोरोना केवल स्वास्थ्य ही नहीं, हमारे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी प्रभावित कर रहा है। इसमें प्रथम वेव, आजकल 2 वेव की चर्चाएं हो रही हैं, प्रथम वेव और द्वितीय वेव। तो प्रथम वेव में हमने देखा कि भारत में, अभी हम अपने को भारत के संदर्भ में ही सीमित रखेंगे क्योंकि व्याख्यान बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो प्रथम वेव में कोरोना का जो इफ़ेक्ट रहा भारत में, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट सेकेंड वेव में देखा गया। इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेसिस दिए भी गए, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
लेकिन मैं उस चर्चा में आने के पूर्व आपको एक फ्लो चार्ट दिखलाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, ग्रॉस प्राइमरी लेवल पे आपको बतलाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये फ्लो चार्ट मैं आपको यूं ही बतला रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट पब्लिश्ड है जर्नल में। इसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल। जब कोई भी बीमारी, संक्रमित बीमारी, नई या पुरानी होती है, तो उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब उसकी फैलने की क्षमता और फैलने के कारण। तो एक मैंने भी 2000 में ही 2020 में ही हमको उम्मीद है कि फरवरी और मार्च में मैंने भी एक मॉडल दिया था। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं भारत में दिए गए, आईआईटी कानपुर के द्वारा दिए गए, आईसीएमआर के द्वारा दिए गए। और सभी मॉडल्स का जो एक समरी रूप है, मैं आपको यहाँ पे एक बोर्ड में रखा हूँ, मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। अगर आपको दिखलाई नहीं दे तो आप हमको बोलेंगे, बतलाएंगे कि मुझे सर दिखलाई नहीं दे रहा है। एक बोर्ड है, देखिए, मैंने लिखा है SIR। क्या सभी को दिखलाई दे रहा है? सभी देख पा रहे हैं? जब मुझे रिप्लाई दें। अगर सभी देख पा रहे हैं तो मुझे रिप्लाई दे जरा। हाँ, तो ये SIR का मतलब हुआ ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिमूवल। ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिमूवल। इस ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिमूवल का मतलब हुआ कि कोई जो एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज होते हैं वो पहले ससेप्टेबल ग्रुप्स में जाते हैं, फिर इन्फेक्टेड करते हैं, फिर उस इन्फेक्टेड ग्रुप को रिमूव किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन। इस मॉडल में, इस मॉडल, ये कॉमन मॉडल है जिसको SIR मॉडल्स भी बोला जाता है। मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे जोड़ा, E फॉर एक्सपोज्ड। E फॉर एक्सपोज्ड। अब ये जो एक्सपोज्ड ग्रुप है, इस एक्सपोज्ड ग्रुप से ससेप्टेबल्स हो रहे हैं, ससेप्टेबल से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और इन्फेक्टेड से रिमूवल। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये निश्चित तौर पे ये पार्ट चला जाता है मेडिको साइट पे, मेडिको कंट्रोल, यानी कंट्रोल्ड बाय द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स। और ये जो साइट्स है ये पॉपुलेशन लेवल का है। सॉरी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। अब ये जो एक्सपोज्ड और ससेप्टेबल पार्ट जो है ये पॉपुलेशन लेवल पे आता है। अब इस चार को आप अपने दिमाग में रखें, एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिमूवल। अब ये जो चार मॉडल, चार कंपोनेंट्स हैं, इसको बोला जाता है कंपार्टमेंटल मॉडल। इस चीज़ को बोला गया कंपार्टमेंटल मॉडल। अब इस कंपार्टमेंटल मॉडल में फर्स्ट वेव जो आया था, फर्स्ट वेव में क्योंकि ये डिजीज फर्स्ट टाइम इंडिया में
इन किया। इसके चलते एक्सपोज्ड जो पॉपुलेशन थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो जो भी एक्सपोज्ड हुए उनको वो इफेक्टेड किया। और इस तरह यहाँ पे जो एक्सपोज्ड से इन्फेक्टेड का बात हो रहा है थ्रू ससेप्टेबल, ये जो ग्रुप है ऐसा मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा भी है और एपिडेमियोलॉजिकली बोला जाता है कि इसके जो ग्रोथ होते हैं वो लॉग के फॉर्म में होते हैं, लॉगरिदम के फॉर्म में होते हैं। मतलब बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फेज था, क्योंकि उसमें एक्सपोज्ड ग्रुप कम थे, इसीलिए उसका जो इफेक्ट हुआ, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट हुआ, वो अपेक्षाकृत कम हुआ। और तुरंत जो इन्फेक्टेड और रिमूवल ग्रुप था, यानी आपको अगर रोकना है तो आपके पास दो आधार है, या तो आप एक्सपोज्ड ग्रुप के नंबर को घटाएं या आप उसके इन्फेक्टेड पार्ट को, जो इन्फेक्टेड है उसको जनरल पॉपुलेशन से रिमूव करें। जैसे आप रिमूव करेंगे तो चांस ऑफ एक्सपोजर ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ये घट जाएगा। बहुत सीधा सा, एकदम सिंपल बात है। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, उधर बहुत जाना नहीं है अभी। अब यहाँ पे जो सेकेंड फेज आया, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बतलाना चाहूँगा कि जो डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी होती है, इन्फेक्शन रेट जिसको हम बोलते हैं, वो विज्ञान में जो डिटरमाइन होता है एपिडेमियोलॉजिकली या मैथमेटिकली, जो डिटरमाइन होता है वो डिटरमाइन होता है आपके बेसिक रिप्रोडक्शन रेट, जिसको हम R0 बोलते हैं, उसके द्वारा ये डिटरमाइंड है, ये फिक्स है कि अगर R0 1 से कम होगा तो उसको माना जाएगा कि ये कंट्रोल्ड है। 1 तक ये कंट्रोल्ड है, लेकिन 1 से या 1 से अगर नीचे चला गया तो उसको एपिडेमिक माना नहीं जाता है। अगर वो 1 है तो कंट्रोल्ड है, अगर 1.5 और 1 से ऊपर जाने लगा तो इसको माना जाता है कि ये पॉपुलेशन में स्प्रेड करेगा। अब यहाँ पे अगर हम अपने इंडिया के डाटा को देखें तो फर्स्ट फेज के जो R0 वैल्यू आए या दिए गए वो थे अराउंड 2 इन द मिड पीक, फर्स्ट फेज के मिड पीक में, यानी इसको मान लीजिए कि अप्रैल मई के लगभग में, इन द मंथ ऑफ में ये था लगभग 2, किसी ने 1.96 दिया, किसी ने 2.1 दिया, किसी ने 1.85 दिया, यानी अराउंड 2 आया। उस समय मैंने भी पेपर दिया, मेरे कैलकुलेशन में वो 1.96 आया था। अब वो अक्टूबर 2000 में उसकी वैल्यू हो गई थी 1, यानी एपिडेमियोलॉजिकली ये माना गया कि इट इज कंट्रोल्ड। अब ये इंडिया में कंट्रोल्ड, लेकिन फरवरी 21 के बाद ये ऑल स्टेट्स, रफली इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका जो वैल्यू हुआ वो 1.5 अबव चला गया। अब 1 मंथ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप है वो गैप बहुत कम है। इन फरवरी टू मार्च मतलब 1 महीने के गैप पर इसकी जो R0 वैल्यू आई वो 1.5 आ गई सारे स्टेट्स में, यानी सारे स्टेट में ये पुनः बहुत तेजी में फैलने लगा।
एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स तो आए ही, उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, दिया गया और बोला गया कि कोविड में एक वेरिएंट डेवलप कर गया जिसको बोला गया डबल वेरिएंट। और वो क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में उसको ये किया गया, तो उसका जो कोडिंग किया गया उस वेरिएंट्स का वो था B.1.617। अब ये जो वेरिएंट था इसमें ये बतलाया गया कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी, रेट ऑफ इन्फेक्शन है या रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो बहुत तेज है, जिसके चलते ये सेकेंड वेव में ये बहुत तेजी में सभी लोगों को इन्फेक्ट किया। लेकिन मैं इस हाइपोथेसिस से सहमत नहीं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं पुनः आपके बोर्ड पे आऊंगा और थोड़ा आप इसको देखें। एक मिनट में ज़रा बोर्ड को इरेज कर लूं। अब यहाँ पे मैं केवल दो ग्रुप को ही रखूंगा, एक्सपोज्ड और इन्फेक्टेड बट नॉट सिम्टोमेटिक। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो एक्सपोज्ड है, इन्फेक्टेड एंड नॉन सिस्टोमेटिक है, पहले ये इसका जो नंबर था, यहाँ पे एक कांस्टेंट डेवलप कर रहा है, उधर बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट डेवलप कर रहा है और इस कांस्टेंट में ये नंबर बहुत कम था इसमें, और एक्सपोजर रेट बहुत कम था, और ये सपोज इट इज द x, द कांस्टेंट इज x, and if x is intermixed in a total exposed population, it is increased by the log x. Again, if it is multiplied by 10x, then it should be multiplied by 10 log x. That means here the exponentiality is very high, and it was the basic cause for the second wave in India, in my view. And here the more exponentially developed disease in the second phase due to the variant development of the variant
is also discarded by a very recent reporting, because in Pakistan only 2 or 3 days before, the variant B1617 has been reported, whereas जबकि पॉपुलेशन जो है अप्रैल से ही बंद है पाकिस्तान में आना जाना। सेकेंड, there is no data available to explain that the how many number of COVID patients are suffered by the B.1.617 variant. So it is the hypothesis that it is the more fast variant than the first variant. Even now, अभी तक आप देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड ने इस वेरिएंट को इंडेक्स भी नहीं किया है, जबकि उसने ब्राजीलियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और यूके वेरिएंट को इंक्लूड कर दिया है। यानी इतने जो समझाए गए, इस पार्ट से हमारा एक स्पष्ट निर्देश और बिहेवियर जिसका वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि उसका वैज्ञानिक आधार हो, मैं आपको इसलिए बतलाना चाह रहा था कि आपको एक वैज्ञानिक आधार पता चले कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक इसका अब वैज्ञानिक आधार है कि जो भी आदमी हम आप हैं वो पॉपुलेशन को इन एक्सपोज्ड होने से बचाए। ये मेरी पहली सामाजिक दायित्व है, मेरी पहली सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो पॉपुलेशन अनएक्सपोज्ड है, अनएक्सपोज्ड का मतलब कि जिस पॉपुलेशन में कोई डिजीज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम एक्सपोज होने से बचाएं, क्योंकि एक्सपोजर रेट इज मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली इन द डिजीज रेट। सेकेंड फेज में ये जो परेशानी आई, इससे आपके जो पीक थे बहुत फास्ट ऊपर गए थे। यानी मार्च में इनिशिएट हुआ और मई, 1 महीने में ये अपने स्पाइक को मैक्सिमम पे लेके चला गया, लगभग 9 और 10 मई के लगभग। और 9 और 10 के मई के लगभग जो ये पीक पे गया, लगभग मोर देन 3 लाख के लगभग गया था वो पर डे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि फरवरी टू मार्च कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, एक स्टेट की हम बात नहीं बोल रहे हैं, सारे स्टेट्स में, क्योंकि ये जो पीक्स आए वो सारे स्टेट्स में आए। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में तो ज़्यादा आया ही, कर्नाटका में ज़्यादा आया, महाराष्ट्र में ज़्यादा आया, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ तो ज़्यादा आया ही, लेकिन पूरे स्टेट्स में ये पीक ज़्यादा आए। इससे ये स्पष्ट है कि फरवरी 20 के बाद और मार्च 10-15 तक, इस बीच में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपोज्ड हुए। तो पहला अब हमारा बिहेवियर ये होगा कि अगर कोई पर्सन एक्सपोज्ड है, नहीं है, तो उसको हम एक्सपोजर से बचाएं। कैसे बचाएंगे? तो बाहर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई जो एक्सपोज्ड एरिया से आ रहा है, तो उस पॉपुलेशन में मिक्स होने के पहले उस व्यक्ति को खुद एक जाके टेस्ट करा लेना चाहिए कि भाई हमें कोई कोरोना का इन्फेक्शन
ऐसा तो नहीं है जो नॉन ए सिम्टोमेटिक हो, जिसका सिम्टम मेरे पास नहीं हो। सेकेंड, जब ये सेकेंड पीक आया तो निश्चित तौर पे जो हेल्थ रिसोर्सेस थे यहाँ पर वो उतने के लिए तैयार नहीं थे जितने पीक्स आए, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड पीक्स था, उतने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पे एक जो स्पाइक्स आए वो बहुत तेज़ थे और बहुत फास्ट थे, लेकिन उस कंपोनेंट्स को जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट या यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था तैयार नहीं थी, और मैं पहले ही बतलाया कि इसके 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 4 कंपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और इस 4 कंपार्टमेंट्स में पहला एक्सपोज्ड है, उसके बाद ससेप्टेबल है, इन्फेक्टेड है और रिमूवल है। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स आए, इस चीज़ को अगर रिसेंट डाटा में हम देखें तो ये जो डिजीज़ है लॉकडाउन के द्वारा या जैसे भी हो, आज के सेकेंड वेव में भी ये घट चुका है, ये कम हो चुका है, और जिसकी जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो गिर चुकी है आज के डेट में 5%, बिलो देन द 5%, एक्सेप्ट महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन 4-5 स्टेट को छोड़कर सभी के जो केस पॉजिटिविटी रेट हैं वो 5 से नीचे आ चुके हैं, और इंडिया एज ए होल अगर देखा जाए तो ये केस पॉजिटिविटी रेट जो है 8.36 है। यानी यहाँ पर जो केस पॉजिटिविटी रेट जो गिर रहे हैं, अगेन इसको आप देखेंगे, इस चीज़ को अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी जो लॉकडाउन है, यानी लॉकडाउन के द्वारा आपने एक्सपोजर ऑफ द पॉपुलेशन, अनइन्फेक्टेड पॉपुलेशन को आपने जो कंट्रोल किया, इसके चलते ये है। अगर हम बिहार में भी देखें तो बिहार का बहुत अच्छा डाटा कल सैटरडे का आया है। बिहार में जो है वो 1491 ही फ्रेश कोविड-19 केसेस आए हैं। तो इसके द्वारा हम देख रहे हैं, लेकिन सेकेंड फेज में एक और जो सामाजिक जो उसको हम कह सकते हैं कि कुरीति, सामने उभर के आई बहुत तेजी में, जो फर्स्ट फेज में नहीं था, वो आया ब्लैक मार्केटिंग का। बहुत सारे लोग इस बार वो दवा के व्यापारी हों या व्यवसायी हों या प्राइवेट स्वास्थ्य संस्था के लोग हों या एम्बुलेंस के संचालक हों या खुदरा या थोक खाद्य सामग्री विक्रेता हों, इन लोगों ने सेकेंड फेज में ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया, और ये ब्लैक मार्केटिंग के चलते एक अफरा तफरी सी मच गई पूरे समाज में, एक अविश्वास का माहौल विकसित कर गया, और किसी भी बीमारी में जब आप एक अविश्वास का माहौल पूरे समाज में विकसित कर देंगे तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों का मनोबल टूटता है, और जब मनोबल टूटेगा तो उसका जो प्रभाव है
वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो उसके शारीरिक फिजियोलॉजी पे पड़ता है। तो समाज में दूसरी जिम्मेवारी जो है वो सामाजिक जिम्मेवारी आ रही है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक रूप से इस तरह के कार्यों में लगे हों उसका विरोध किया जाए और विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और समाज में जो लोग इससे त्रस्त हैं उनको मनोबल को बढ़ाया जाए। तीसरी एक बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिली, वो था वैक्सीन के बारे में। अभी हमने आपको पहले ही समझा दिया जो मॉडल, उसमें दो पार्ट आ रहे हैं। मैं पुनः आपको ये स्मरण कराना चाह रहा हूँ। एक पार्ट जो पॉपुलेशन लेवल का है, दूसरा पार्ट जो ट्रीटमेंट लेवल का है। तो पॉपुलेशन लेवल पे जो ट्रांसमिशन का रेट बढ़ेगा उसको कम करने का एक सरल तरीका है, वो है वैक्सीन। निश्चित तौर पे फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज के दौरान वैक्सीन आ चुके थे। 2 वैक्सीन भारत में निर्मित है, एक हैदराबाद के द्वारा, एक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई गई, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। अभी भी इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा वैक्सीन के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपको इससे संबंधित आपका व्यवहार क्या हो, जिम्मेवारी क्या हो। मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि हर चीज़ का वैज्ञानिक पहलू आप जानते हुए अपने जिम्मेवारियों को समझें। वैक्सीन कोई भी जो जर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, उसमें वैक्सीन वो जब आपके शरीर में जाते हैं अंदर, तो आपके शरीर में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है और ये एंटीबॉडी उस जर्म्स को मारता है। मारने के लिए WBC आपके पास है जो मारता है, लेकिन अगर WBC नहीं मार सके तो एंटीबॉडी उसके शरीर पे चिपक जाते हैं और उसके चिपकने के बाद वो कमज़ोर पड़ जाता है और तब उसको माइक्रोफेज मार देते हैं, WBC मार देते हैं। बहुत सीधा सा ये प्रिंसिपल है। अब ये एंटीबॉडी आपके शरीर में जो निर्मित होता है वो एंटीजीन के रेस्पेक्ट में निर्मित होता है। बहुत सीधा सा बात है। आप लोग सभी ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते होइएगा, वो एंटीजीन एंटीबॉडी टेस्ट। आपके WBC पे आपके RBC पे जो एंटीजीन है उसके रेस्पेक्ट में एंटी सीरम उस पर टेस्ट किया जाता है। दैट इज एंटी सीरम जो है वो एंटीबॉडी है, आपका ब्लड ग्रुप पता चलता है। ठीक वही चीज़ वहाँ पे
अब वो जो एंटीजीन का निर्माण करना है वो लैब में तैयार किया जाता है। अब या तो आप डायरेक्ट उस पैथोजीन को इतना कमज़ोर कर दे कि वो आप में बीमारी का कॉज नहीं करे, तो वो वैक्सीन बन जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ वैक्सीन था। पहले फर्स्ट जनरेशन के जितने वैक्सीन बने इसी प्रिंसिपल पे बने। या उसके वो कंपोनेंट जो कि एंटीजीन एंटीबॉडी को के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करते हैं, उसको आप निकाल लें या सिंथेसाइज कर लें और बॉडी में डाल दें, तो एंटीबॉडी बन जाएगा। ये सिंपल एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पे एंटीबॉडी का निर्माण होता है, सॉरी वैक्सीन का निर्माण होता है। थर्ड हैवी है बायोटेक्नोलॉजिकली, वो थर्ड जनरेशन है वैक्सीन का। अब यहाँ पे जो भी वैक्सीन आए हैं वो जो हैदराबाद का है वो फर्स्ट जनरेशन के प्रिंसिपल पे है, यानी वो एटीन्यूएटेड एंटी माइक्रोबियल मतलब वायरस है। बाकी जो है वो हाइब्रिड हैं, उसके इसके एंटीजेनिक सीक्वेंसेस को लिए गए हैं, उसके ट्रांसफर जो वैकिल्स है वो लिया गया दूसरे का, किसी वायरस का, कहीं एडिनो लिया गया है, कहीं राइनो वायरस लिया गया है, कहीं कहीं दो जीनोमिक सीक्वेंस को अटैच कर दिया गया है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो वैक्सीन बना है उसका कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और इससे जब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और आपके जर्म्स आपके अंदर जब जर्म्स गए अगर उसको वो किल कर देगा, तो वो फिर आगे एक्सपोज्ड ग्रुप में जाने का वहाँ पे चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं कि ऐसा है वैसा है, तो नहीं। आपको एक बिहेवियर में लाना है कि आप वैक्सीन लें, आप अपने वैक्सीनेशन के द्वारा उसको ठीक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जिससे कि एक्सपोजर ग्रुप घटे। चौथी समस्या एक जो कि वैसे लोगों से संबंधित है जो कि गरीब हैं या वैसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना काल में नहीं रहे, तो वैसे बच्चे को मैं चाहूँगा कि कम से कम बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो फीस फ्री कंप्लीट फ्री कर दें, 100% फ्री शिप करें, ताकि वैसे बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। तथा जो भी युवा वर्ग हैं वो इन चीज़ों के जिम्मेदारियों को के साथ कोरोना काल को देखें और निश्चित तौर पे जो सेकेंड फेज आया इसमें डेथ रेट कुछ ज़्यादा रहा। उपलब्ध डाटा के अनुसार 550 डॉक्टर्स का डेथ है, लेकिन सरकार ने भी उस कठिन परिस्थिति में चिकित्सा से संबंधित उपकरणों का एवं अन्य सामग्रियों का उपयोग किया।
लेकिन एक बात यहां पे और आके फंसता है कि हेल्थ जो है कुछ स्टेट्स में हेल्थ क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है तो उसकी जिम्मेवारी स्टेट पे आती है, ज़्यादा जिम्मेवारी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो जिम्मेवारी नहीं जा रही है, क्योंकि फेडरल सिस्टम है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जिम्मेवारी जाती है। लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर होता है हेल्थ का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो निश्चित तौर पे वैसे अस्पताल जो ग्रामीण एरिया में हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए और कम से कम 5-5 बेड की वहाँ पर भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई कोविड पेशेंट उस एरिया में, उस ग्रामीण एरिया में आइसोलेट हो या रिपोर्ट हो या क्रिटिकल स्टेज में चला जाए तो उसको उसी एरिया में उचित चिकित्सा व्यवस्था दिया जा सके। तो मेरे इस पूरे स्पीच का सार यही था कि जो पूरे मॉडल्स हैं, जो पूरे जो डिजीज के सिस्टम हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, आजकल मीडिया में थर्ड फेज की बातें हो रही हैं कि एक थर्ड वो ये वेव आएगा, ऐसा आएगा। कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर में 21 में आएगा, कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं नवंबर 21 में आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बच्चे में आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जवान में आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं वेरिएंट चेंज होने के बाद आएगा। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं, दे ऑल आर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस, इसका एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक जो बेस होना चाहिए वो नहीं। तो अगर हम एक्सपोज्ड ग्रुप को सेपरेट रखें हमेशा, यानी एक्सपोज्ड ग्रुप के नंबर को, अभी हमने आपको समझाया, दिखलाया, अगर वो हमेशा एक्सपोज्ड ग्रुप को आप कम से कम करेंगे तो निश्चित तौर पे ट्रांसमिशन जो कोविड का होगा वो कम से कम होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा तो ट्रांसमिशन भी होगा। तो इस आधार पर आप ट्रांसमिशन को कम करें। दूसरी, जो वेरिएबिलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये निश्चित है कि भारत एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। भारत में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट इथनिसिटी है, जोग्राफिकली वेरिएशन है। मतलब एक इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भारत में जो पॉपुलेशन है या ज्योग्राफी है वो हेट्रोजीनस है। तो जहाँ भी हेट्रोजीनस नेचर होगा वहाँ पे वेरिएंट डेवलपमेंट की संभावनाएं होंगी। और अगर वेरिएंट डेवलप हो रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा ही वायरुलेंट होगा, वो कम भी हो सकता है, वो न्यूट्रलाइज भी हो सकता है।